आज हमारा जो वर्ग है वो मिथिलेश मिथिलेश भैया जी आज शिक्षा पे लेने वाले हैं। तो उस वर्ग को शुरू करने से पहले मिथिलेश भैया हम लोग से कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं और इनका जो भी प्रस्तुतिकरण रहता है, जो भी व्याख्या रहती है, उसको भैया आज के जो भौतिक विज्ञान है और उसकी दृष्टि से और उसके आधार पे हम लोग को समझाते हैं। और कई बार मुझे ये अनुभव होता है कि जब हम, क्योंकि आज हमारी दृष्टि भी उसी हिसाब से, उस वैसे ही हम लोग अध्ययन किए हैं, वैसे ही सारा कुछ पढ़ाई की है, तो भैया की बातों को समझना थोड़ी सी सहजता आ जाती है। तो मिथिलेश भैया आज हम लोग को उस पर विस्तार से बात रखेंगे। और मिथिलेश भैया आपसे एक ये अनुरोध रहेगा कि आपके इस आज के कक्षा से हमें अ, हमें क्या दिशा मिल पाएगी, उसका एक उद्देश्य, या आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, वो वैसी बात, वैसी कुछ शुरुआत ऐसे रखेंगे तो हम लोगों को एक दिशा हमारी तय रहेगी और हम लोग को ज्यादा उसको लगता है कि और अच्छे से हम लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। एक हमें, हमारे पास एक डायरेक्शन रहेगा। तो वैसे शुरुआत करेंगे भैया। तो बहुत तरह के, कि बहुत ऐसे प्रश्न आए कि आज का कैसा विषय है, क्या है उस पे। तो ये था कि देखते हैं आज क्या है, और इस पे डिटेल में अभी मैं भी नहीं बता पाए, तो उससे आप शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बोल भैया, आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं? जी भैया, मैं कह रहा था मिथिलेश भाई साहब का परिचय या तो आप दे दें या वो स्वयं दे दें। शुरू हाँ करने भैया। से पहले बहुत अच्छा था। हाँ जी 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 जी। तो मिथिलेश भैया, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका परिचय देने में सक्षम नहीं हूँ। तो आप जो है अपने परिचय देते हुए इसकी शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी भैया। आप सभी को साधकों को नमस्कार। प्रणाम। सामान्य तौर पर होस्ट परिचय देते हैं, लेकिन चलिए, इस साधक का ग्रुप परिचय है तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं अपने परिचय में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय वायु सेना में मैंने 3 दशक की सेवा किया है, एजुकेशन ब्रांच में, और एज इंस्ट्रक्टर में वहाँ काम करता था। और ये जो प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति के पीछे जो मूल उद्देश्य ये है कि साधक के ग्रुप के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने बारे में विशेष बातें नहीं बताऊंगा। मैं बस तय बताऊंगा कि इसका उद्देश्य क्या है साधक ग्रुप पे देने का। साधक समाज से अलग हटकर साधना नहीं होती है, और समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। तो समाज के बदलने के पीछे कारणों का हम विश्लेषण करेंगे, और आने वाला समाज कैसे समाज होगा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता ये होती है कि आदमी आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करे, आने वाले समय के लिए तैयार करे। और अभी आप देखेंगे कि प्रस्तुति में आप पाएंगे कि ज्ञानपरक समाज भी चल रहा है। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला समाज कैसा होगा, ठीक है, और ज्ञानपरक समाज में हमारी चुनौतियां क्या हैं और उसके समाधान क्या है, ठीक है। और इस प्रेजेंटेशन के पीछे मेरी अपेक्षाएं थी कि हम सभी जो जुड़े हुए हैं वह, हम, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो ये बच्चों के लिए भी ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग रहता, और हम सभी के लिए भी इंस्पायरिंग है, ये थॉट प्रोवोकिंग है, और थोड़ा सीरियस प्रेजेंटेशन रहता है। और आशा है आप लोग सभी लोग सीरियस हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आत्मतोष की टीम से जुड़ा, और आप सभी के सामने प्रेजेंटेशन का आपने अवसर दिया। और इसके साथ ही साथ मैं वंदना किशोरी, वंदना दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मंच से मुझे जोड़ा। और मैंने जो प्रस्तुति दिया आपके सामने करने जा रहा हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन जो बनाने में मदद करने के लिए भूगौरव ग्लोबल के संस्थापक अपने गायत्री परिजन सत्य प्रकाश भारद्वाज जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और आपको आत्मोत्कर्ष टीम का जैसा इनका नाम है, वैसा मैंने एक हफ्ते में पाया कि इनका नाम के अनुरूप काम भी है, इसीलिए मुझे प्रेजेंटेशन देने की जिज्ञासा हुई, और आप सभी ने मुझे मौका दिया। तो शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। अब गुरुदेव से मैं दो दिया के माध्यम से जुड़ा मैं, और 2000 करीब 10-11 के बाद से मैं दीक्षा लिया मैं, और जहाँ जहाँ यह वायुसेना में रहा मैं, तो गुरुदेव के कार्यक्रमों कराने में गुरुदेव ने मुझे जो भी आदेश दिया उसका पालन किया मैंने। तो यही सब संक्षिप्त में मेरा परिचय है। परिवार में मेरे एक लड़का है, जुड़वा लड़कियां हैं, ट्विंस डॉटर्स हैं। तो दोनों अपना एम्प्लॉयमेंट के कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड है अभी।
तो जो मेरी बेटी है वो IIT खड़गपुर से बीटेक करके अभी टाटा एनालिस्ट काम कर रही है अमेरिकन एक्सप्रेस में बेंगलोर में ही। और दूसरी एक लड़की है, ट्विंस डॉटर मेरी है, BLLB ऑनर्स करके और रैपिडो में असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रही है। लड़का मेरा मेयो क्लिनिक अब USA में रिसर्च कर रहा है, CMC वेल्लोर से उसने MBBS किया था। तो पत्नी मेरी हिंदी अध्यापिका है। तो ये मेरे साथ संक्षिप्त परिचय है। और आगे मैं आशा करता हूँ कि प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। मैं प्रसून भैया से आशा है कि मुझे परमिशन दे ताकि मैं PPT को मैं शेयर कर सकूं। मैं PPT शेयर करने का परमिशन मुझे नहीं मिल रहा है। जी भैया, मैं अभी कर रहा हूँ, एक सेकंड। एक बार ट्राई करिएगा भैया। हाँ, एक मिनट देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। आ रहा है क्या कुछ? अभी तो नहीं आ रहा है भैया। स्लाइड नहीं आ रही अभी? नहीं। शेयर करता हूँ मैं। नहीं अभी किसी फिर हाँ, आ गया अभी? आ गई भैया, आ गई। ठीक ठीक है। अब मैं मूव देखते हैं मूव कर रहा कि नहीं कर रहा है। एक मिनट, इसका इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा। अभी पूरा आ गया, ठीक है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, ज्ञानप्रद समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है, और इस प्रसंग की मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं गुरुदेव की एक बहुत सुंदर कोट से, वास्तविक शिक्षा वह है जो अपने को सुधारना और दूसरे को संभालना सिखाए। इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज की शिक्षा बहुत ही अधूरी लगती है, क्योंकि आजकल हायर एजुकेशनों में देखिए आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। IIT IIM में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो बच्चे अपने को नहीं संभाल पा रहे, दूसरे को कहाँ तक संभालेंगे। तो इसके साथ मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ मैं। और जो कंटेंट होगा मेरा वो आपके सामने रिफ्लेक्ट है। इंट्रोडक्शन, फिर एक थॉट एक्सपेरिमेंट होगा जो विजन के करने के लिए, और आशा है कि बच्चे भी ज्वाइन किए होंगे, उनके लिए है। और हमारा विजन क्या है, और इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज सोसाइटी कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी, ज्ञानप्रद समाज के लक्षण क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, और इन चुनौतियों के को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शिक्षा की क्या भूमिका होगी, और एक सेशन में ऑफ क्यूरियोसिटी होगी, और एक मैं जहाँ प्रेजेंटेशन देता हूँ वो 5 पॉइंट प्लेज भी लेते हैं हम, तो वो रहेगा। और जो सेशन फॉर क्यूरियोसिटी रहेगी उसको मैं ड्रॉप छोटा करूंगा मैं, और बाद में आप इस पर परिचर्चा करेंगे, सब लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपना जो पुराना जो सिस्टम था, शिक्षा प्रणाली जो थी, वह गुरुकुल हुआ करता था। तो गुरु से कहते हैं जो कि हमारे जिंदगी के अंधेरे को हटाता है, उसको गुरु कहते हैं। और कुल का मतलब परिवार होता है। तो ऐसे परिवार जिसमें कि हमारे अंधेरे को हटाया जाता था तो गुरुकुल कहा जाता था। और उसमें लर्नर्स जो होते थे वह पेरेंट्स से दूर रहा करते थे। और गुरु की जो फैमिली रहती थी वही लर्नर्स की फैमिली हुआ करती थी। और जो पढ़ाने का जो माध्यम था वो क्वेश्चन आंसर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कहा जाता था। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनाई जाती थी और काम में दिया जाता था। अब आपको गुरुकुल के मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं गुरुकुल में कैसे क्या होता था। स्टोरी इस तरह की है कि एक गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, और उस गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए 3 बच्चे जाते हैं। और 3 बच्चे जब पहुंचते हैं तो गुरुकुल के आचार्य से मिलते हैं और कहते हैं कि आपके गुरुकुल का नाम मैंने बहुत सुना है और हम इसमें प्रवेश चाहते हैं। तो गुरुकुल के प्रचार कहें कि बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है, लेकिन हमारे गुरुकुल में प्रवेश की प्रक्रिया है। जैसे आजकल IIT IIM में इंट्रेंस टेस्ट होता था, तो वो गुरुकुल के आचार्य ने भी इंट्रेंस टेस्ट रखा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंट्रेंस टेस्ट है, और इंट्रेंस टेस्ट में जो सफल होगा उसमें आपको लिया जाएगा।
तो बच्चों ने पूछा ठीक है इंट्रेंस टेस्ट में क्या है, तो कहा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और उस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि आप मेरे गुरुकुल के योग्य हैं अथवा नहीं। तो तीनों लोगों ने कहा ठीक है हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि आपके दृष्टिकोण से आंख और कान में क्या अंतर है। तो पहला विद्यार्थी से पूछा गया कि बताओ आपके दृष्टिकोण से आंख और कान में क्या अंतर है। तो उसने कहा कि आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं। तो गुरुकुल के आचार्य ने कहा ठीक है, आप इधर खड़े हो जाइए। उसके पश्चात दूसरे बच्चे से पूछा गया कि आपका क्या आंसर है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि थोड़ा सोचने के बाद से कि लोकेशन ऑफ आई इज 3 अंगुल अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ईयर। उस समय के मेजरमेंट एंगल हम सभी जानते होंगे कि अंगुष्ठ से और इसे हैंड से आप नापा जाता था। तो उसने बताया कि जो हमारे जो आंख की जो लोकेशन है वो कान से 3 अंगुल दूर है। तो गुरुकुल का आचार्य ने कहा ठीक है, आप इधर खड़े हो जाओ। फिर तीसरे विद्यार्थी से पूछा गया कि आपका क्या आंसर है। तो उसने काफी गंभीरतापूर्वक सोचने के बाद से उसने उत्तर दिया। कहा कि मेरे जो पहले मित्र ने उत्तर दिया था वो भी सही है, जो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया था वो भी सही है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से एक और अंतर है, और वह अंतर ये है कि with the help of ear we can see those things which we are not able to see with the help of eyes। अर्थात हिंदी में कहें तो कान के माध्यमों से हम उन चीजों को देख सकते हैं जिनके हमारी आंखें देख नहीं पाती है। और कहने की आवश्यकता नहीं, तीसरे बच्चे का सिलेक्शन गुरुकुल में होता है। तो तीनों आप इसमें देखते हैं कि इसमें सभी आंसर सही थे, लेकिन इसमें क्या था कि तीनों आंसर थे, तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। और ये हमें बताता है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस करने के लिए। तो हमें आशा है कि हम सभी 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और इन प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन चीज़ों को देख पाएंगे जिन चीज़ों को सामान्य तौर पर हमारी आंखें देख नहीं पाती है। ये मेरा विनम्र प्रयास रहेगा। जस्ट a minute। अब मैं दूसरे एक विजन का टेस्ट करने के लिए सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन नॉलेज से भी इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है। उसको रियलाइज करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये घटना बिहार की है और मैं मूलतः बिहार का ही हूँ मैं। तो वहां पर क्या हुआ कि बुजुर्ग दंपति रहते थे, उनके 3 बच्चे थे और वह वृद्धावस्था हो गई। तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर कहा कि देखो हम लोग तीर्थाटन पर जा रहे हैं और 1 साल बाद लौट करके आएंगे, और मेरे सामने जो है ये 1 किलो जो है तुम्हें मक्का का बीज देते हैं, और उसके बाद से 1 साल बाद आने के बाद से हम देखेंगे कि आपने इसका क्या किया। तो तीनों बच्चों की योग्यता का परीक्षण करना चाहते थे वह। उसके बाद से 1 साल बाद करके रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, अपना अयोध्या, काशी घूमते हुए पहुंचते हैं दंपति घर पर। अब फिर बुलाकर पूछते हैं कि अच्छा बताओ बेटा, छोटे से पूछते हैं आपने क्या किया। तो छोटा बेटा कहता है कि पिताजी मैंने आपसे ये सीखा था कि आप चिड़ियों को बहुत प्यार करते थे, तो चिड़ियों को मैंने खिला दिया, जितना आप चले गए उसका असर सब चिड़ियों को मैंने दाना खिला दिया। ठीक है, बहुत खुश हुए। अच्छा बेटा दूसरे से पूछे आपने क्या किया। तो दूसरे से क्या कि पिताजी मैंने आपसे ये सीखा था कि खेती करते वक्त आप हर एक दाना चुन चुन कर रखते थे और काफी संरक्षित करते थे। तो उसको मैंने क्या किया कि उसको संजो करके रखा हुआ है और ला करके 1 किलो जो मक्का का बीज ला करके उसके सामने रख देता है। मतलब बहुत अच्छा। तीसरे बच्चे से पूछे अच्छा बताओ आपने क्या किया। तो उंगली पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि देखिए ये खेत लहला रही है, आपने जो दिया था वह बीज को मैंने बोया, उसकी फसल काटा, चिड़ियों को भी खिलाया और फिर दूसरी बीज का उत्पादन करके और फिर फसल लहला रही है। तो ये हमें बताता है कि विजन आना बहुत होना जरूरी है जिंदगी में। और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो विजन हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमारा विजन क्या है, एक्चुअली मैं भूगर्भ ग्लोबल एक एनजीओ है, उसके मैं मेंटर के रूप में काम करता हूँ मैं। और हमारा जो रोल था उसमें था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक जो भारत जो है विकसित भारत रहे। मेरा उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके सोचने का है। हालांकि छोटा हूँ लेकिन सोच में एक बड़ा रखता हूँ मैं। तो उसमें मैंने ये स्टडी किया, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, कि जितने डेवलप्ड नेशन है दे आर नॉट द हैप्पीएस्ट नेशन।
तो वह खुशहाल राष्ट्र नहीं है। तो क्या मैं ऐसे भारत की कल्पना करूं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र तो हो बट खुशहाल न हो? इसीलिए हमारा सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र भी हो और आनंदमय भारत भी हो, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिटीजन का ऐसा हमारा मानना है कि जब तक नागरिक के अंदर इनलाइटमेंट चीज नहीं आएगी, सिटीजन इनलाइटेंड नहीं होंगे, तब तक हमारा भारत जो है वो ब्लिसफुल भारत, आनंदमय भारत नहीं बन सकता है। आर्थिक रूप से भले हम समृद्ध हो जाए, आज बहुत सारे राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन वह आनंदमय रूप में उसके नागरिकों का जीवन आनंदमय नहीं है। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो भारत आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो तथा वह आनंदमय भी हो। और इसके लिए जरूरी है कि नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई राष्ट्र जो महान बनता है और नागरिकों के चरित्र के ऊपर ही महान बनता है, मात्र आर्थिक समृद्धि के नाते महान नहीं बन सकता। अब आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब इस ग्राफ को देखिएगा आप। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ज्ञानपरक समाज के आगे अगला समाज क्या होगा, ज्ञानपरक समाज क्या होगा। इस ग्राफ में आप देखेंगे तो शुरू में आपका एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, उसके बाद से डेवलपमेंट हुआ 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई। और उसके बाद से आप 20वीं शताब्दी में मान सकते हैं कि अभी हमारा जो नॉलेज रिवॉल्यूशन चल रहा है, यह जो थर्ड डायग्राम आप थर्ड इसमें देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस ग्राफ को देखा जाए, एज ए साइंटिस्ट आप एनालिसिस करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से ग्राफ जब आगे बढ़ रहा है तो क्या चौथा समाज कैसा होगा? क्योंकि समाज तो स्थिर रहेगा नहीं, समाज एग्रीकल्चर में कन्फाइंड नहीं रहा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री में कन्फाइंड होकर के नॉलेज इकोनॉमी हो गई। उसके बाद से अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है कि आने वाला समय जो है बहुत निकट भविष्य में वह जो ये नॉलेज से बढ़कर के ये आपका विवेक के ऊपर आ जाएगा। तो अभी आने वाला समय जो होगा वो विवेक परक समाज होगा। अभी तो ज्ञान परक समाज है, लेकिन बहुत निकट भविष्य में, मैं 20-25 साल में उम्मीद करता हूँ कि बहुत तेजी से समाज में विवेक परक समाज होगा। ऐसा समाज जिसमें कि विजडम डोमिनेट करेगा, नॉलेज नहीं डोमिनेट करेगा। आज भी विजडम की बहुत अधिक जरूरत है। तो हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि 20-25 साल में जो समाज डोमिनेट करेगा, उसमें जिसके पास विवेक होगा वो आगे बढ़ेगा। अब अलग अलग सोसाइटीज को देखते हैं, की फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं। सोसाइटी इकोनॉमिक्स एक साथ चलती रहती है। तो बहुत सारे गोकुल भाई साहब तो बिजनेस में ही है, इन्वॉल्व हैं, तो ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। अब एग्रीकल्चर सोसाइटी में देखेंगे आप, जो उसमें था, उसमें जो की फैक्टर्स काम करते थे, और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, बट की फैक्टर्स मतलब कि सारे डिपेंडेंसी इसके ऊपर मुख्यतः रहती थी, वो था लैंड और लेबर। इस बात से हम सभी सहमत होंगे। उसके बाद से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप हुई। उस समय आपका कैपिटल आया, पूंजी आई, और आपका इंटरप्रेन्योरशिप आया। अब ये सबसे की फैक्टर्स थे। अभी जो नॉलेज सोसाइटी है उसमें नॉलेज आपका डोमिनेट, की फैक्टर्स नॉलेज है। और यहाँ तक कि आप इसके पहले ह्यूमन कैपिटल की बात होती थी, तो आज हम नॉलेज कैपिटल की बात करते हैं। तो जो पूंजी थी वो पहले कैपिटल जो लगाते थे, आप थर्ड कॉलम कैपिटल में लिखिएगा, और नॉलेज खुद कैपिटल हो गया है। तो टॉकिंग अबाउट द नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज एज ए कैपिटल के रूप में भी काम कर रहा है। अब देखते हैं कि नॉलेज सोसाइटी में क्या होता है कि आपका जो इसमें इस सोसाइटी में जो मेन मोटिव पावर है, जो कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, उसके लिए आप पूरी सोसाइटी का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो सोसाइटी चेंज होती है। चाहे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आइए, चाहे इंडस्ट्रियल से नॉलेज सोसाइटी में आइए। मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता था, और उसका से मेरे पिताजी सारे लोग किसान, ज्वाइंट फैमिली लोग किसान भी थे। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारे लोग वहां से निकल करके दूसरी जगह पर आ गए, और इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन हुआ तो लोग फैक्ट्री में लगे काम करने के लिए, और आय का उसमें इनकम बढ़ता गया, और इस तरह से परिवार भी थोड़ा बिखरता गया, क्योंकि एक परिवार के जो 4-5 लोग थे जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे, उनका इनकम कम रहा। जो बाहर चले गए, स्किल डेवलप कर लिए, उनका इनकम बढ़ गया। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के नाते सोसाइटी में फैमिली इंटीग्रेशन भी होता गया। और इसी कारण से आप देखिएगा कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हुई, आज तो हस्बैंड वाइफ भी एक तरह से अलग तरह चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेड्स टू द सोसाइटल चेंज, और नॉलेज भी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ले जाता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं वो आश्चर्य की बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में हम इसको हमें देखना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करती है उसी तरह से सोसाइटी भी कॉस्मोलॉजी चेंज करती है, तभी ग्रोथ सस्टेन हो पाता है, अदरवाइज ग्रोथ हमारा सस्टेन नहीं हो पाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। अब इसमें नॉलेज सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
इसको देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। पानी की जस्ट नॉलेज जो सोसाइटी है, इसके लक्षण आप देखेंगे कि इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो पहले हमारे जमाने में नहीं होता था। कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग या हॉलमार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता था कि आप कोई एक स्किल डेवलप कर लेते थे तो पूरी जिंदगी आपका गुजारा हो सकता था। बट अभी की स्थिति में क्या है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर है। अब आपकी सोसाइटी में बहुत सारे इनोवेशन भी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप भी खुल रहे हैं, आप टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डिसीजन जो आपका इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रहा है। और मैं इसका एग्जांपल अपने फैमिली से लेता हूँ। मैं व्यक्तित्व को गढ़ने का प्रयोगशाला तो आपका परिवार ही है, और बहुत कुछ चीज को एक्सपेरिमेंट करने का परिवार पर करता रहता हूँ मैं। मेरा लड़का जब CMC वेलोर से करने के बाद से, इन्वेस्ट करने के बाद से 2 साल उसने अपना जो बॉन्ड कंप्लीट किया, फिर 1 साल NGO में काम किया, तो उससे ये असेंबली जाने का, एग्जाम देने का तैयारी किया कि अमेरिका जाऊंगा पापा। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट योर प्लान ए, व्हाट योर प्लान बी, व्हाट योर प्लान सी। तो इतना अच्छा से उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। मैंने कहा सर्जन तो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो पाता है, यूएसए में तो बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जाना चाहते हैं, सर्जन की सीटें बहुत कम रहती हैं, और अच्छा MD कर लो। तो कहा कि पापा यंग स्टेज में मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ मैं, और 2 साल 3 साल बाद MD कर ही लूंगा। मैं MD वहाँ हो जाता है, मतलब कुछ मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो मैं लेकिन उसके डिसीजन को देखा मैंने कि प्लान ए उसने बताया कि ये एग्जाम से क्वालिफाई करके यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ रिसर्च करूंगा, मैं अपना CBA स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं। अब ये फेल होता है तो प्लान बी मेरा ये है, और प्लान 3 जो है कि रिसर्च साइंटिस्ट बन जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तो इससे मुझे ये लगा कि बिकॉज ऑफ ये नॉलेज सोसाइटी और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से यहाँ बैठा हुआ लड़का जो है, और वहां से सारी चीजों को मैनेज कर पा रहा है, तो डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। आज के जमाने में इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होता है। और आउटलुक भी आदमी का, पहले आउटलुक क्या था कि कस्बाई मान सकता थी या मेट्रोपोलियन थी, अब आउटलुक हमारा दृष्टिकोण भी ग्लोबल हो गया है। तो हम अब एक राष्ट्र के नागरिक न होकर के अब ग्लोबल सिटीजन हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को एज ए ग्लोबल सिटीजन सोचते हुए अपनी भूमिका को तय करनी चाहिए। अब ह्यूमन लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले फैमिली, आप आज का जो आधारित हो गया वो व्यक्तिगत आधारित सेंटर हो गया है, बल्कि फैमिली के आधार पर नहीं है और सोसाइटी के आधार पर नहीं है। पहले आपकी पहचान किस फैमिली के आते थे, कहाँ रहते थे, किस समाज को बिलोंग करते थे, आज पहचान व्यक्तिगत हो गई है। आज के दौर में चाहे फैमिली हो, चाहे कास्ट हो, चाहे कम्युनिटी हो, आइडेंटिटी सब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और और अधिकांश लोग देखिए उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो अपना एज ए इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी हो रही है। तो इंडिविजुअल युग आ गया है इसमें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि एक बढ़ती हुई जागरूकता ये बताती है कि जो आपका क्रिएटिविटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपके टैलेंट्स है, जो आपके व्यक्तिगत है, वो केवल आपको बिलोंग नहीं करती है, वह सोसाइटी को बिलोंग करती है, और आप मानवता का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एसेट है। तो ये डेवलपमेंट भी हो रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब अब इस सोसाइटी में एक और अच्छी बात हो रही है कि यदि एक आदमी जो है ओरिजिनल थिंकिंग रखता है अपना, और उसका इनोवेशन है, दूरदृष्टि है, तो उसके थ्रू से वो क्रिएटिव वर्क करने के माध्यम से या आविष्कार करके, इन्वेंशन करके अपने, वो सोसाइटी को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकता है। उसकी तुलना में जहाँ के 1000 लोग, हजारों लोग जो है अनक्रिएटिव हो, अनइमेजिनेटिव पीपल हो, जो कि पूरी की पूरी ऊर्जा अपने को एकोमोडेट करने में और दूसरे के ह्यूज को सेटिस्फाइड करने में, जो मीनिंगलेस जो सोशल कन्वेंशन उसको फॉलो करने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इस सोसाइटी में डेवलपमेंट ये हुआ है। और अब इसके हमें क्या करना चाहिए? ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टैलेंट्स। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस दौर में हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी का मिले, और टैलेंट्स भी मिले, टैलेंट्स को उनको बढ़ावा मिले। अब लेकिन क्या नॉलेज सोसाइटी में सब कुछ गुड है? नहीं, सब कुछ गुड नहीं है। ये नॉलेज सोसाइटी दुर्भाग्यवश, ये सोसाइटी ऑफ टेंशन भी है, सोसाइटी ऑफ एंग्जाइटी भी है, सोसाइटी ऑफ डिप्रेशन भी है, सोसाइटी ऑफ वायलेंस भी है, सोसाइटी ऑफ क्राइम भी है, सोसाइटी ऑफ फियर भी है ना। और ये सोसाइटी मुख्यतः तौर पर, एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन मुख्यतः तौर पर 3P बोलते हैं, 3P से कंसर्न रहती है, पे, प्रमोशन एंड प्लेजर। ये 3 सोसाइटी से पूरा इसमें गवर्न हो रही है, मेजॉरिटी पीपल गवर्न दैट। और ये सोसाइटी में अधिकांश जो है वो इस बात का मूलभूत जो अंतर होता है फन और जॉय और सिविलाइजेशन कल्चर का अंतर भूल गए लोग।
अब फन और अमेजमेंट क्या है कि देखिए, अब थोड़ा साइंस को अंतर से सभी प्रबुद्ध हैं, फिर भी मैं इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। फन और अम्यूजमेंट जो है टेम्पोररी होता है, और ये हमें सामान्य तौर पर जो है हमें मोरलिटी और वर्च्यू से दूर करता है। और आपका जो वास्तव में जो आनंद है, जो लास्टिंग होता है, प्रोफाउंड जॉय होता है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन जीने से और आत्मनियंत्रण से आता रहता है। सिविलाइजेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो सिविलाइजेशन हमारे बॉडी मान लीजिए, और कल्चर अपना जो है वो हमारे आत्मा होती है। सिविलाइजेशन हमको एक्सटर्नली आता है, मटेरियल जो होता है, हड़प्पा की सभ्यता, कॉपर एज, आयरन एज कहते हैं, मॉस्ट्री ऑफ नेचर बताती है, वर्ल्ड लाइफ की तरफ इंडिकेट करती है। यहाँ की जो कल्चर जो है वो हमारे डोमेन ऑफ वैल्यूज को कंसर्न करता है ना, जो हमारे आंतरिक गुणों को और मोरलिटी की तरफ ले जाता है, और स्पेशल वैल्यू की तरफ हमें हमें प्रोत्साहित करता है। अब ये जो सोसाइटी आप देखेंगे कि बहुत ऑब्सेस्ड है फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में बहुत सारे इमोशनल और स्पिरिचुअल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है ना, और इसकी वजह से हमारे अंदर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे हैं। तो अब इस सोसाइटी में एक और दुर्भाग्यवश वैल्यू क्या है, इस सोसाइटी ऐसी सोसाइटी डेवलप हो रही है जहाँ की रुपये को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, बट इंसान की वैल्यू बहुत कम हो गई है। अब इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस चैलेंज को कैसे किया जाए कि अच्छाई बरकरार रहे और बुराई से मुकाबला हो किया जा सके। तो इसके लिए कि हमने आपके सामने प्रपोजल रखा है कि स्ट्रेटजी 3 स्टेप्स में होनी चाहिए, और चेंजेज ऑफ आउटलुक ऑन लाइफ, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। दूसरा, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। बट आज के सेशन में ट्रेनिंग संभव नहीं है, तो हम केवल 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चेंज ऑफ आउटलुक ऑन लाइफ और नॉलेज। संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके आगे हमें स्लाइड्स रिफ्लेक्ट कर रही है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग ए स्टूडेंट टू लर्न हिमसेल्फ। पहले जैसे टीचर्स का रोल आप देखिएगा, पहले हम मानते थे कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, बट आज के प्रोसेस में हम ये मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि बच्चों को स्वयं लर्न करने के लिए योग्य बनाना काम है। पहले टीचर का रोल होता था कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइडर रोल था। आज उसका नाम फैसिलिटेटर हो गया, फैसिलिटेट करना है। तो एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया जो सभी को अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्य बनाती है। एजुकेशन के माध्यम से अपना निर्णय खुद ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझते हैं, और एजुकेशन की ऐसी भूमिका होनी चाहिए जो कि हमें नॉलेज पावर को जो है न केवल क्रिएट करे बट सस्टेन भी करे, और उसके आधार पर नॉलेज इकोनॉमी जो ऑपरेट करती है और नॉलेज सोसाइटी जो फंक्शन करती है उसमें एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके माध्यम से हम नॉलेज पावर को हम बढ़ा सकते हैं। और एजुकेशन एक सोशल ऐसी मशीनरी है जो कि नए नॉलेज को प्रोड्यूस करती है, उसको प्रिजर्व भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो ये एजुकेशन की भूमिका है मेरे दृष्टिकोण से। जैसे मैंने बताया कि टीचर्स इन नॉलेज सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कुछ और था, और आज टीचर का जो भूमिका है ज्ञानप्रद सोसाइटी में, आप देखेंगे क्लासरूम का स्ट्रक्चर भी बदल गया। हम लोग जो पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड होता था। मैं यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ने आया तो वहाँ पर भी 2-2 ब्लैक बोर्ड रहते थे, ऊपर से नीचे चलते रहते थे। कुछ भी बहुत ईच होता था प्रेजेंटेशन में। और उसके बाद से तो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद से बाद में एयरपोर्ट आने से पीपीटी बनना शुरू हुआ। टीचर का जो रोल वो पहले प्रोवाइडर था, लोग नोट्स सुनते थे, अब टीचर का रोल भी बदल गया है। तो अब टीचर का रोल क्या है कि टीचर का जो इनेबलर ऑफ नॉलेज, ए टीचर इज वन हु इनेबल्स ए स्टूडेंट टू टीच हिमसेल्फ। द कैपेसिटी टू नो इज इनहेरेंट इन द एवरी स्टूडेंट। द टीचर इज ओनली टू अवेकन द इनहेरेंट कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड गाइड टू द डेवलपमेंट। सो जो हर प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जो अंतर्निहित जो ज्ञान अर्जन की जो क्षमता है, ज्ञान ग्रहण की जो क्षमता है, उसको उद्भाषित करना, उसको बाहर निकालना, यही टीचर की मुख्य भूमिका है आजकल रह गई है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हैप्पीनेस पे भी इम्पोर्टेंट है और हमारे स्टडी में भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट फ्लो का है, ठीक है। ये हंगरी की साइकोलॉजिस्ट ने दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इस ग्राफ को मैंने निमांस में ये कोर्स के माध्यम से गया था, मैं वहाँ पर 1 हफ्ते का कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को मैंने देखा कि बहुत सारे वह जो कंसेप्ट दे रहे थे, बहुत मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी दे रहे थे, आदमी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था वो अच्छी तरह से। और तो मैंने वहाँ पर एक छोटे सा प्रेजेंटेशन 5 मिनट का वहाँ दिया था। ग्राफ के माध्यम से हम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं।
जैसे आप देखेंगे कि पैनिक, एंग्जाइटी, बोर्डम आजकल इतना होता है। तो जो ग्राफ प्लॉट की गई ये आपको दो, जैसे ग्राफ अभी जानते हैं कि ग्राफ दो एक्सिस रहता है इसमें। इधर आपका वाई एक्सिस में देखिए डिग्री ऑफ चैलेंज है, चुनौती की क्या मात्रा रहती है उसकी आता है। और नीचे तरफ देखेंगे एक्स एक्सिस पर जो है वो स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लो इज ए फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ चैलेंज एंड स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। अब होता क्या है हमारे लाइफ में कि अब देखिए यदि आपका हम सभी यदि फ्लो जनरेट होता है तो क्या होता है, हमें सभी का प्रयास करना चाहिए कि फ्लो, तो पहले समझते हैं कि फ्लो है क्या, उसके बाद से इस पर आता हूं मैं। तो फ्लो एक ऐसी मेंटल ऑपरेशन की अच्छी कंडीशंस होती है जिसमें आदमी वर्तमान समय में पूरा व्यस्त हो जाता है। और इसके लक्षण क्या रहते हैं कि जब आप पूरा फ्लो में रहते हैं तो आपके पास स्पेस का कोई और टाइम का कोई ज्ञान नहीं रहता है। सामान्य तौर पर कहें, लेमन से कहें तो आप देखते होंगे जो सामान्य तौर पर लोग गप्पे मारते हैं, कुछ बात करते रहते हैं, या कोई यंग कपल हो, प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, तो उनका समय का उसका कुछ अभाव नहीं रहता है, समय का कोई ध्यान नहीं रहता, स्थान का ध्यान नहीं रहता है, पूरा फ्लो में रहते हैं। अब आगे जाके देखेंगे तो जैसे कोई जॉब करते हैं, न्यूरोसर्जन रहता है तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करता है, उसका अलग फ्लो रहता है। तो फ्लो रहने से सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत मैक्सिमम रहता है, और कंसंट्रेशन जितना मैक्सिमम रहेगा उतना आपको हैप्पीनेस भी जनरेट करता है, और आपका आउटपुट भी मैक्सिमम रहता है। तो अब कैसे इसमें होता है, यदि आपका स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल ग्राफ पर एक्सिस पे चलता हूं मैं, तो आप यहाँ पर देखें कि जो बोर्डम है, यदि स्किल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है, बट डिग्री ऑफ चैलेंजेस वाई एक्सिस पे जाइएगा, इसके पैरेलल में रेखा खींच रहा हूं मैं, तो आपका चैलेंज और बहुत कम है, जो चुनौतियां आपका आ रही है बहुत ऊंचे स्तर की आ रही है, तो आपको बोर महसूस होगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे यदि मान ली कि लड़के को बहुत सारा कैलकुलेशन आता रहता है, आज उससे मैं पूछूं मैं कि 2+2 कितना होगा, तो उसको बोरिंग लगेगा। उदाहरण के तौर पर सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब ऊपर देखते हैं कि यदि आप देखिए ग्राफ इधर आते हैं और क्लोजर आता हूं मैं, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आप देखेंगे आप, यदि इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, यहाँ एंग्जाइटी देखिए, और डिग्री ऑफ चैलेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए बहुत हाई है, तो एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, यदि स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत इधर देखेंगे आप कि बहुत कम है, बट डिग्री ऑफ चैलेंज बहुत अधिक है, तो पैनिक क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। लेकिन यदि स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ चैलेंज दोनों मीट करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि आपका फ्लो जनरेट होता है, और उस फ्लो जनरेट की वजह से आप स्पेस से टाइम को रिकॉग्नाइज करके पूरी आप हैप्पीनेस के साथ उसकी यात्रा करते रहते हैं। तो अब ये इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, इस ग्राफ की वजह से आप देखिए कि पैनिक, एंग्जाइटी, बोर्डम और फ्लो हैप्पीनेस कैसे रहता है, कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैलकुलस का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मान लीजिए मेरी कैलकुलस अच्छी है, काफी अच्छी है, कैलकुलस के सामने में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरा एब्जॉर्ब जाता हूँ, और जो सॉल्यूशंस मिलता है तो बहुत हैप्पीनेस मिलता है, वो हैप्पीनेस मिलता है, और उसमें कुछ पता नहीं रहता आदमी का। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल अर्निंग के साथ इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस भी देता रहता है। तो फ्लो जनरेट करने के लिए जरूरी है कि आप जिंदगी में आने वाले, टेक अवे पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिंदगी में फ्लो जनरेट करने के लिए जरूरी है कि जिंदगी में आने वाली चुनौतियां तो आती रहेंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने स्किल को अपनाएं। जब स्किल आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, और जब डिग्री ऑफ चैलेंज और स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों मीट करेंगे तो आपकी जिंदगी में फ्लो हमेशा बना रहेगा। बट इस कंसेप्ट में एक लिमिटेशन भी है, और वह लिमिटेशन क्या है, और इसका उत्तर इसके एक जिज्ञासा भरा प्रश्न आपके सामने छोड़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इस प्रेजेंटेशन में ऐसा लगता है कि हमारा जो फ्लो का कंसेप्ट है पुश बटन है, यानी कि चैलेंज नहीं रहेगा तो हमारे पास फ्लो जनरेट नहीं होगा। तो क्या ऐसा संभव है कि बगैर चैलेंज के हम फ्लो जनरेट कर सकें, और इसकी फिलॉसफी क्या, इसकी साइकोलॉजी क्या, फिर आगे हम जब डिस्कशन होगा, जो ओपन सेशन होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। मैं आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं लाइटर वे में कहूँगा, मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में फीस का जब विद्यार्थी था, तो हमारे फीस के डिपार्टमेंट के बगल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो उस समय मैं करीब 25-26 साल का हुआ मैं, तो उस समय खूबसूरत सी लड़की आती है मैथमेटिक्स की, और मुझसे कहती है कि मिथिलेश, डू यू नो व्हाट इज मैथमेटिक्स? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज मैथमेटिक्स? क्योंकि उस समय एक होड़ लगी रहती थी कि हर सब्जेक्ट को लड़का अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करता था। तो लड़की क्या कहती है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ओके, गुड। तो मैंने उसका जवाब में दिया, हंसते हुए मैंने कहा कि डू यू नो व्हाट इज फिजिक्स? नो। तो मैंने कहा फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो चले, अभी तो यंग एज की बात थी, लेकिन
अब मैं जो उसमें 25 साल का था, अब तो मेरे 58-59 की उम्र हो गई है। अब मुझे लगता है कि नहीं, इन दोनों से आगे बढ़ करके स्पिरिचुअलिटी द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। तो अब मेरा ये फिलोसफी है, मेरा ये मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि आध्यात्मिकता जो है सभी ज्ञान की माता है, इस पे काम करती है। अब मैं थ्रू इंट्यूशन प्रोसेस, अब मेरे अचीवमेंट के रूप में तो नहीं कहूंगा, मैं ईश्वर कृपा मानूंगा, एक मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि क्या हम ह्यूमन एक्सेलेंस को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैथमेटिक्स की बहुत ब्यूटी होती है कि बहुत सारे कंसेप्ट को एक सिंपलेस्ट इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर सकता है, जैसे E=mc², या कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे बहुत सारी किताबों का। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि क्या हम सारे जितने वेद ग्रंथ, इतना उपनिषद जो कुछ भी पढ़ते हैं, ह्यूमन पढ़ते हैं, क्या उसके माध्यम केवल हम एक इक्वेशन के माध्यम से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इंट्यूशन है, इसका मैं डिडक्शन नहीं किया हूं, मैं इंट्यूशन के आधार पर आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसका क्रिटिसाइज करके बताएं कि इसमें क्या ऐड हो सकता है। तो रामानुजम का आपके सामने कोट है, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। मेरी विचारधारा यही है कि एक्सप्रेशन को जो भगवान के विचारों को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब आगे आपके सामने लाऊंगा मैं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस। देखिए, ये मेरे दृष्टिकोण से तो ह्यूमन एक्सेलेंस है, उसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं, H=A/B। और ए क्या एम्बिशन है और वी क्या वैल्यू है। वैल्यू को मैं एलोबरेट करूंगा। मैं पहले मैं ये एलोबरेट करना चाहूंगा कि A×B क्यों, A+B क्यों नहीं। अब जैसे सिंपल मैथमेटिक्स ये कहती है कि यदि इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो V यदि 0 हो जाए तो आपका ह्यूमन एक्सेलेंस 0 हो गया। यदि A यदि 0 हो जाएगा तो ह्यूमन एक्सेलेंस भी 0 हो जाएगा, B कितना भी रहे। लेकिन यदि हम इसको यदि हम A+B करते तो आपका यदि V 0 रहता तो भी ह्यूमन एक्सेलेंस हमारा कुछ न कुछ रहता। यदि हम आर भी यदि A 0 रहता तभी V रहता, तभी ह्यूमन एक्सेलेंस होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमन एक्सेलेंस लेने के लिए आपका A×B दोनों का होना जरूरी है, और दोनों का प्रोडक्ट रूप में होना जरूरी है, तभी हमारा ह्यूमन एक्सेलेंस आता है। अब प्रश्न उठता है कि एम्बिशन क्यों जरूरी है, और दूसरा आता है वैल्यू क्यों जरूरी है, वैल्यू किस तरह की होती रहती है। तो एम्बिशन इसलिए जरूरी है कि एम्बिशन एक्चुअली क्या है कि डिजायर, जो विजन के साथ जो डिजायर होता है, इसलिए इसको मैं A=D×V कहता हूं। मैं डिजायर के साथ विजन है तो आपका एम्बिशन को देता है। डिजायर बहुतों की होती है बट एम्बिशन बहुतों कम की होती है। तो A=D×V, तो आपका डिजायर के साथ विजन होना बहुत जरूरी होता है। तो आप उसको जब परस्यूट करते हैं तो एम्बिशन बेसिकली आपके इनर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम बनता है। आपके अंदर भगवान ने जो अंतर्निहित क्षमताएं दी हैं, उस क्षमताओं को एम्बिशन के माध्यम से उसको संसार के सामने प्रकट होता है। इसलिए एम्बिशन बहुत जरूरी है। और वैल्यू किस लिए जरूरी है कि यदि वैल्यू नहीं रहेगा तो उसके बाद से आपका ह्यूमन एक्सेलेंस नहीं आएगा। और आज के वर्तमान जगत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में हम सभी के अंदर देखेंगे, हम अपने बच्चों की देखता हूं मैं, ए तो बहुत हाई है बट वी बहुत लैकिंग है। तो इसीलिए ह्यूमन एक्सेलेंस वो नहीं आ पा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वी को एलिवेट करता हूं मैं, सॉरी। हाँ, अब वैल्यूज देखिए, वैल्यूज क्या है कि सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से रहते हैं। और वैल्यूज जो है कल्चर टू कल्चर आपको अलग वैल्यूज रहती है। वेस्टर्न कल्चर अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है, हमारे इंडियन कल्चर की वैल्यूज अलग अलग रहती है। एक वैल्यूज का होता है कि जो यूज में, जो प्रयोग में होता है, वो आपकी वैल्यू, उसको भी कहते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे कुछ खरीदने गए तो आपने कुछ बुक लिया या कुछ और सामान लिया तो मनी दिया आपने। एक वैल्यू ये भी होती है, इंडिविजुअल वैल्यू होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती रहती है। और एक फैमिली वैल्यू भी होती है, जैसे हम रघुकुल रीति सलाह चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो क्या था, रघुकुल की पारिवारिक मूल्य थे, जिसके कि प्राण भले चल जाए लेकिन हमारे वचन जो है हमेशा फुलफिल करेंगे हम, प्राण की कीमत पर भी। हर राष्ट्र की अलग अलग वैल्यू रहती है, हमारे राष्ट्र की वैल्यू कुछ अलग है, और हर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू अलग अलग रहती है। एयरफोर्स की वैल्यू कुछ अलग थी, और आपका बाहर का की वैल्यू अलग रहती है। लेकिन मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो है एटर्नल वैल्यूज। अब एटर्नल वैल्यूज क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं, शाश्वत मूल्य। शाश्वत का मतलब अगर मैथमेटिक्स की डिफिनेशन में करें तो dV/dt=0। तो dV/dt मतलब कि जो आपका डिफरेंशिएशन करें कि जो वैल्यू टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होती है, शाश्वत रहती है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, और आपका फ्यूचर में भी रहेगी। तो dV/dt=0 रहेगा तो V हमारा एटर्नल वैल्यू रहेगी। जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी।
तो इसलिए ये जरूरी है कि ह्यूमन एक्सलेंस तभी हमारे पास आएगा जब हमारे ए के साथ ये वी भी इस तरह के रहे। अभी आप एम्बिशन बहुत बड़ा है, आज लोग डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। मध्य प्रदेश में एक जोशी थे, हस्बैंड वाइफ आईएएस थी, 256 करोड़ पाया गया, बताइए। तो एम्बिशन तो बहुत बड़ा, डीएम बन गए पूरे, देखिए, लेकिन उसके देखिए कि पूरा देश को लूट रहे हैं। तो एम्बिशन विदाउट वैल्यू मेक द ह्यूमन एज ए रास्कल, मेक द ह्यूमन एज ए डेमन. So this is very important that our education system to should develop that the V should be there. मतलब how to develop the V, that is the challenges. जैसे एजुकेशन में 3 चीजें देते हैं जो आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू बी। तो अभी आप प्रोग्रेस देखेंगे तो लर्निंग टू नो पहले था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लर्निंग टू डू भी आया, अब लर्निंग टू बी आया। तो अब जब आने वाले समय में लर्निंग टू बी, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं निष्कर्ष करता हूँ, टाइम तो काफी हो गया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि निष्कर्ष के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे जो जिंदगी में जो चुनौतियां रहती हैं, वो एक में एक्रोनिम दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ विक्स। विक्स का मतलब क्या है कि डब्ल्यू फॉर विजडम, हमारे अंदर विजडम का अभाव, विवेक का अभाव है, तो क्या इन्फॉर्मेशन का भी अभाव होता है, तभी हमारे पास जिंदगी में चुनौतियां आती रहती हैं। सी कैरेक्टर है, की नॉलेज है, और एस स्किल है। तो विक्स एक्रोनिम है, तो आइदर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन लाइफ, आइदर वी आर लैकिंग डब्ल्यू और आई और सी और के और एस। और आज क्या हो सकता है कि हम जो सेल्फ एम्पावरिंग एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, जो स्टूडेंट को उनके अंदर इनर रिसोर्सेज की तरफ उनको डेवलप करने में मदद करें, और वह आंतरिक रूप से फ्रीडम होकर के डिफरेंट सिचुएशन में अपने को रिस्पॉन्ड कर सके, कुछ समथिंग नया क्रिएट करें, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी करें। और आज के आने वाले समय में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कहा था कि सक्सेस शुड बी नॉट मेजर्ड व्हाट यू टेक फ्रॉम लाइफ, बट इट शुड बी मेजर्ड व्हाट यू गिव टू द लाइफ, है ना। तो उसी तरह से आने वाले समय में सफलता उसी को मिलेगी कि आप जिंदगी को क्या देते रहते हैं। तो सेल्फ एम्पावरिंग एजुकेशन शुड नॉट कन्फाइन टू द ओनली यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इट शुड बी कंटिन्यू ऑल थ्रू द लाइफ, वंस लाइफ। इसी के साथ मैं क्यूरियोसिटी सेशन पर आऊंगा मैं। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। क्योंकि क्यूरियोसिटी सेशन अभी आगे, अभी सबके विचार आमंत्रित होंगे, आप अपने व्यू देंगे, एक्सप्रेस करेंगे, रिमार्क देंगे। तो अभी मंच जो है मैं होस्ट को समर्पित करता हूं मैं। और इसके पहले हम एक स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो 5 पॉइंट का प्ले देता हूं मैं, जो आपके सामने रिफ्लेक्ट किया हूं मैं। इसके साथ मेरी बात समाप्त हो जाएगी। ये 5 पॉइंट बहुत मैंने सोच समझ कर रिसर्च करके बताया है, मैंने बनाया है इसमें। आई विल रिस्पेक्ट माई कल्चर एंड ट्रेडिशंस by embracing and taking pride in Bharat's rich heritage, values and languages, while staying open to learn from others. I will learn and grow every day by committing to studying hard, building new skills, and staying curious to contribute positively to society. I will practice kindness, respect, and support others around me and create a positive environment for everyone. I will protect our environment by conserving resources, avoiding waste, and promoting cleanliness. I will dream big, work hard, and use my knowledge and skills to make Bharat develop and blissful Bharat. और लास्ट में मैं अपने प्रेजेंटेशन को इससे कोट करूंगा, मैं क्लोज करूंगा मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, टीच योर सेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेकेन्स। पावर विल come, glory will come, goodness will come, purity will come, and anything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activities. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस से अपने अपनी बातों को सुना, और मैं होस्ट को आमंत्रित करता हूं कि कार्यवाही आगे बढ़ाएं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही विस्तार से शिक्षा में जो शिक्षा की जो स्थिति आज हो रखी है, क्यों हो रखी है, और उसकी क्या दिशा होनी चाहिए, इस पे आपने बहुत ही अच्छे से उस पे रखा। और आपके प्रेजेंटेशन में ही पूरा गुरुजी का छाप मुझे दिख रहा था, क्योंकि शिक्षा को लेके, शिक्षा पे मैं भी कार्यरत हूँ और उसी को लेके कार्य कर रहा हूँ, और उसी के निमित्त इन सब चीजों का जो है शुरुआत भी किया गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ने जो बातें रखी भैया उसमें जो शुरुआत तो ये था कि क्या हमारी स्थिति ये हो रखी है आज शिक्षा की, उसमें क्या दिक्कतें हैं, और ठीक है गुरुकुल का हमने देखा। और आपने जो वैल्यू की बात की, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड शिक्षा ऐसी जो हो, और वैल्यू आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि किन किन वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, तो उसका अभाव तो है। और इसीलिए गुरुजी ने भी कई जगह पे उस बात रखी कि शिक्षा ही नहीं विद्या भी, ये ऐसा ये सब चीजें टॉपिक है। और हम सब इन सब चीजों का अभाव महसूस करते हैं, जो भी गार्जियन हैं, कि आज की शिक्षा में क्या खामियां हैं। तो मुझे लगता है कि समय तो उतना नहीं है कि उस पर और विस्तार से, लेकिन मेरा बस एक प्रश्न ये रहेगा भैया कि अ, खामियां तो ठीक है, हम आगे ऐसा क्या करें, ऐसा क्या स्टेप उठाएं, और आज के इस व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या ऐसा किया जाए कि इन चीजों को हम उसमें इंक्लूड कर पाए, इन वैल्यू को इंक्लूड कर पाए। आपने एक बात और कही कि आज जो है स्किल की एक बात आई थी, आपने कही कि लोग जो है पढ़े जा रहे हैं कंटिन्यूस, लेकिन भैया स्किल कमाने की स्किल आ गई है, कैसे क्या कमाना है, लेकिन स्किल नहीं आई है हमारे पास। पहले स्किल हुआ करती थी सबके पास, वो फिर कमाई तो हो जाती थी अपने आप, वो कमाने की चिंता नहीं होती थी पहले। आज हमें कमाने की चिंता करनी पड़ती है, सारी जुगत हम उसी में लगे रहते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैं रखना चाहता था। बाकी अमन भैया भी अगर स्थिति में हो तो वो भी अपना कुछ इसमें ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर भैया आप स्थिति में हो तो। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी भी आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। जी जी, तो सबसे पहले आदरणीय मिथिलेश भाई साहब को बहुत बहुत आभार। आपने जो है इतना सुंदर ये ये शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के परिपेक्ष में जो हमारा आधुनिक शिक्षा की कमियां हैं और इसका एक आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ये आपने के सामने इसको प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और वास्तव में भैया जो अपना है, वीडियो बंद कर लीजिए, कुछ आवाज कट रही है। अमन भैया अपना वीडियो बंद कर लीजिए। जी जी जी, हाँ अभी आ रही है। थोड़ा हो सकता है नेटवर्क की थोड़ा सा कमी है यहाँ पर जो है। अब पहले से कुछ बेहतर है भैया जी। कैसे देखते हैं? ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि आधुनिक शिक्षा जो केवल, जैसे आदरणीय भाई साहब बता रहे थे, कि इस तरीके की शिक्षा हो गई है कि जिसको पेट भरू शिक्षा और जीवन भर इसमें केवल पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। पहले एक बार हम लोग नॉलेज एक्वायर कर लेते थे और पूरा जीवन भर उससे हमारा जो है जीवन यापन भी हो जाता था और व्यक्ति का जीवन स्तर भी उठता था। इस प्रकार से उसका क्वालिटी वाली शिक्षा थी, गुणवत्ता वाली शिक्षा थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग इस लॉर्ड मैकोले को कहें या कोई भी इसमें शिक्षा पद्धति कहें, धीरे धीरे हमारा कन्वर्शन होता गया। तो वे शाश्वत ज्ञान वाली बात है यहाँ पर समाप्त हो गई है। और वास्तव में हम लोग जो पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं और वो कुछ ही दिनों में जो उसको चेंज हो जाती हैं वो चीज़ें, और बार बार हमें जो है ये कुछ समय की मांग भी है। इससे हम लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो आज ये टेक्नोलॉजी आई है, कल फिर पुरानी हो जाएगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है। तो कुछ समय की भी मांग है ये। लेकिन समय की मांग इसीलिए है, इसलिए मुझे लगता है इसी वजह से है कि क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा केवल भौतिकवादी शिक्षा पर ही आधारित हो गया, मेटलिस्टिक एजुकेशन पर आधारित हो गया है। जो शिक्षा मनुष्य को विकसित कर सकती है, जो वास्तव में उसके अंदर एक समझदारी वाली बात को जो ये कहना चाहिए, एक महानता को प्रतिष्ठित कर सकती है। और ये बहुत बढ़िया इक्वेशन जो आपने बताई, E इज इक्वल टू A इंटू V, तो ये भी बहुत बढ़िया है कि ह्यूमन एक्सीलेंस तभी हो सकता है जब वैल्यूज हमारी, एम्बिशन तो ठीक है, वैल्यूज भी हमारी बढ़े। जब तक नैतिक मूल्य नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है ह्यूमन एक्सीलेंस नहीं हो सकती। व्यक्तित्व का परिष्कार, एक तरह इसको ये कहें कि व्यक्तित्व की महानता तभी आ सकती है जब व्यक्ति के मूल्य, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली है।
तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है बाकी सभी पार्टिसिपेंट से कि आप जरूर इस समय का जो है उपयोग करें और अपने जो भी प्रश्न हो जरूर पूछें। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में हैं जी। जी भैया। मिथिलेश भैया, एक छोटा सा ही प्रश्न था कि आप अभी इस दिशा में क्या कर रहे हैं और कहाँ पे आप बेस्ड हैं अभी? मैं वर्तमान में बेंगलोर में रह रहा हूँ मैं, और मेरी जिंदगी का उद्देश्य बस मैं दो इर्द गिर्द घूम रहा है। जिंदगी बचे हुए जो क्षण है, लम्हे है, वह तो एक है, मेरा नारा है लाइफ फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर लाइफ। अपने पीपीटी में देखा भी होगा। तो ऐसे जब इंट्यूशन आया कि जिंदगी पूरा इसी में व्यतीत करना, शिक्षा के लिए जीवन और जीवन के लिए शिक्षा, इसी में फोकस करके काम करता हूँ मैं। और स्कूल वगैरह में जाता हूँ मैं, और खास करके जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे रहते हैं, उनको जो प्लेज पढ़ाया मैं प्लेज दे रहता हूँ मैं, और रिप्रेजेंटेशन भी देता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि दे आर द फ्यूचर सिटीजन, वही है ना, तो फोकस करता हूँ मैं। और मुझे खुशी हुई कि यदि आप लोगों के माध्यम से कहीं और प्रेजेंटेशन करने का मुझे मौका मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे खुशी रहेगी। ठीक है। दूसरा, गुरुदेव से जुड़ने के बाद से जैसे छोटे छोटे काम जैसे आ जा रहा है या कुछ में काम, तो जो सदर डॉक्टर साहब का दिल्ली में कार्यक्रम हुआ और सब हुआ। अभी फिलहाल में आप लोगों से जुड़ने से पहले बुक और ग्लोबल में वीकली प्रेजेंटेशन देता रहता था स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हैप्पीनेस के ऊपर था, आपका स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारे डायमेंशन पे देख सकते, नॉलेज के ऊपर, सबके ऊपर था, वीकली होता था वह। उसके बाद से थोड़ा वहाँ बहुत सीरियस ग्रुप नहीं आ पाता था, तो उससे ग्रुप अच्छा, मुझे ग्रुप अच्छा लगा, बहुत सीरियस लोग थे वहाँ पर। ठीक है। और कुछ अध्ययन कर रहा हूँ मैं, बेसिकली अध्ययन कर रहा हूँ मैं, और ऊपर दायित्वों को पूरा कर रहा हूँ, घर पर रह रहा हूँ मैं, तो यही विशेष काम कर रहा हूँ। अभी से 2026 चल रहा है, तो मेरे मन में प्रेरणा 2 दिन पहले की बता रहा हूँ मैं, क्या अखंड ज्योति कोई लेता नहीं है। ठीक है। आजकल व्हाट्सएप पर बोलता है कि फॉरवर्ड करता है, कोई पढ़ता कोई नहीं है, एक आर्टिकल पढ़ ले तो पढ़ ले। तो मेरे मन में कि अखंड ज्योति का सब्सक्रिप्शन में करना चाहिए। तो अभी हाल ही में 2 दिन में लगा मैं, तो 15 लोगों को मैंने मोटिवेट किया है, 15 आएंगे, और कल परसों में ऑर्डर दे दूंगा, तो 15 अखंड ज्योति हिंदी आएगी, फिर अंग्रेजी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। तो एक छोटा सा इस तरह से रहेगा। और एक वेदांता और अपना गायत्री परिवार और सेक्रेटरी, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा है मैंने। ठीक है। तो जस्ट 3-4 मतलब रेफरेंस बुक लेके जो मेरे पास रिसोर्स से अपनी लाइब्रेरी में थी, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। और सेक्रेटरी के क्या कमियां है, उसको वेदांता कैसे कम्प्लीमेंट करता है, और गायत्री परिवार का जो कंसेप्ट है उसमें कैसे उसको आगे बढ़ाता है। तो अभी अपने बेटे के पास थोड़ा सा उसका फॉर्मेटिंग करने के लिए भेजा है मैंने, एडिटिंग करने के लिए। ठीक है। तो बस यही जो पढ़ता हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और आप लोगों से जुड़ता हूँ, मतलब शाम की कक्षा में जुड़ता हूँ मैं। और ध्यान साधना में मेरा थोड़ा सा उतना रूटीन नहीं है, साधक स्तर पर उतना मैं पीछे हूँ मैं। तो सुबह मॉर्निंग में अमृत वर्षा का ध्यान करता हूँ मैं, और उसके बाद से एक ओम नमः शिवाय का ध्यान करता हूँ मैं। और फिर नाथ जोग की साधना करता हूँ मैं, गायत्री माता का आरती करता हूँ मैं, और अध्ययन करता हूँ, और थोड़ा बहुत अभी पेड़ लगवाया है, इसे सोशल काम करता रहता हूँ मैं, विशेष काम करता हूँ। तो जी भैया। तो और भी लोगों को कुछ प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रखें, नहीं तो मेरे पास तो बहुत प्रश्न है, फिर वो कम। हाँ, नहीं, मैं तो प्रश्नों की बौछार की उम्मीद कर रहा था। जी। ठीक है, जब तक किसी का प्रश्न नहीं आता है। हाँ, पूछिए। तो भैया, आज का जो सिनेरियो है एजुकेशन का, और जो भी व्यवस्था चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं कि उसमें क्या किया जाए कि वो हम इस वैल्यू एडेड एजुकेशन की तरफ ला सकें? ऐसा क्या अप्रोच हो सकता है? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा, मतलब इसे उत्तर देते हुए बहुत आनंद आ रहा है। वैसा मेरा मतलब इंट्यूशन विजन कह लीजिए कि हमें व्यक्ति के ऊपर, यदि हम अपनी खुद की समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों से मैं यही कहता हूँ मैं, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व माई कंट्रीज प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो उसके जरूरी है कि एक करिकुलम में ऐसा रहे, योगा तो अभी आ गया मोस्टली जगह पर, मेडिटेशन की क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि सक्सेस में क्या है कि हर जगह 6 क्लास से लेकर के और सभी बच्चों से कम मेडिटेशन की 1 घंटे की क्लास सभी में इंट्रोड्यूस किया जाए मेडिटेशन के बारे में। दूसरा क्या है कि सेल्फ नॉलेज के बारे में करिकुलम को डाला जाए। ठीक है। अपने बारे में जाने हुआ, इस करिकुलम के माध्यम से
तीसरी चीज क्या है कि जो स्कूल के करिकुलम में जो बच्चे जहाँ रहते हैं वह समाज से जुड़े हुए कोई काम करें, है ना, समाज से जुड़े हुए वो काम करें, ताकि जैसे पहले जमाने में कि मतलब एक जितने स्कूल है सपोज के लिए हमारे में, हर स्कूल को एक एक गांव की स्वच्छ करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, स्वच्छता करने की जिम्मेदारी दी जाए, तो अपने आप सारे गांव स्वच्छ हो जाएंगे। आज स्थिति ये है कि IIT खड़गपुर इतना नामी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मेरी बेटी पढ़ाई की, बट IIT खड़गपुर तो ग्लोबली बहुत रिसर्च कर अच्छा कर रहा है, लेकिन लोकली कनेक्टेड नहीं है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकली कैसे कनेक्टेड रहे, है ना, जहाँ 500 600 800 बच्चे पढ़ते हैं, यदि अपने गांव घर से उससे कनेक्टेड फील करें, तो ऐसे करिकुलम में डिजाइन किया जाए ताकि वह वर्क करने की बात उनके अंदर देने के अंदर भावना आ जाए। और बच्चों के अंदर देने का भाव कैसे डेवलप किया जाए, समाज के अंदर देने का भाव, पाने के बजाय से देने का भाव कैसे डेवलप किया जाए। और इसके लिए मैं अपने परिवार पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ज्ञानपथ नाम का एक मतलब रोड का नामकरण कराया, कुछ गुरु के कोटेशन लगाए थे और एमएलए किए थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी अच्छे कोर्स लगने चाहिए। तो उसमें एक कोट ये था कि अपने आय का 10%, जैसे गुरु नानक ने कहा रखा, 10 बोलते हैं, समाज को देना चाहिए आपको। तो यदि आय का 10% सब लोग यदि 1% से शुरुआत करें, हम हर आदमी जो कर रहा है, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, 1% केवल, 10% तो दूर की बात है, और जो चाहे आप समाज को देने का भाव करें आप, तो समाज में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, आपके अंदर देने का भाव आ जाएगा, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगा। तो ये बात मैं अपने सूची दूसरे से कहता हूँ, उसके पहले अपने परिवार पर लागू करूँ मैं। तो मैंने अपने बेटी से कहा कि इस बार प्लांटेशन जो होगा उसका तुम हैंड जितना सैलरी तुम्हें मिलता है अपने हाथ में, उसका 1% केवल मुझे दोगी तुम, विदाउट एनी ग्रज। तो उसने अभी 5 जून को उसने कंट्रीब्यूट किया 1500 रुपये, ठीक है, जो भी 1% आज मिलता था, और मैंने 12 पेड़ लगवाए। अब दूसरा उपाय जो मैं कर रहा हूँ भाई साहब को बता रहा हूँ मैं, ये इसको आप दूसरे में न लिया जाए कि रात प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, ऐसे न लेंगे। दूसरा मेरे कंसेप्ट ये जो कर रहा हूँ मैं कि हर सोसाइटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है, कोई बात नहीं, हम सोसाइटी में कैसा गवर्नेंस बनाए कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उसके लिए मैंने मेरे दिमाग में एक इनलाइटेंड सिटीजनशिप अवार्ड किया जाए, है ना। और इसके लिए मतलब मैं एक डिजाइन बना करके, और 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त में जो मेरी छोटी बेटी है उसे एक मतलब 1% सैलरी 1 मंथ का जो है हैंड में जो आता है उसकी सैलरी लूंगा मैं, और उसका सर्टिफिकेट, और एक बुक है इनलाइटेंड सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, स्वामी रंगनाथन जी का लिखा हुआ है। तो 1980 में एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ था, रामकृष्ण मिशन ने कराया था, उस बुक मेरे पास है, इनलाइटेंड सिटीजनशिप। उसमें सारे मतलब भारत के जितने प्रसिद्ध लोग थे, BR कृष्ण अय्यर, चीफ जस्टिस, और साइंटिस्ट जितने थे, इकोनॉमिस्ट थे, सबका उसमें स्पीच बहुत अच्छा है। तो इससे मुझे प्रेरणा निकली कि इनलाइटेंड सिटीजनशिप कंसेप्ट जो है ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। जैसे सिटीजनशिप ड्यूटी तो पढ़ाते हैं, बट इनलाइटेंड सिटीजनशिप का आपको ये कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि 3-4 टॉपिक बना करके, और मैं एक प्रारूप बनाया हूँ मैं, अब सोचा था कि सारे एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखूंगा मैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं लिख नहीं पाया हूँ मैं। तो 1 डे वर्कशॉप सेमिनार करा करके, जैसे रोल ऑफ नॉलेज, जैसे एजुकेशन नॉलेज सोसाइटी। दूसरा टॉपिक मेरा था सब्लिमेशन ऑफ साइकिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा का कैसे उन्नयन करें अपना, है ना। तो तीसरा था इनलाइटेंड सिटीजनशिप, इसके ऊपर वर्कशॉप करा करके जो है ना, और लोगों को मोटिवेट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। यदि बच्चों के अंदर देने का भाव आपने उत्पन्न कर दिया पाने के बजाय पर, तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वैसे भाव उत्पन्न किया जाए, ये चैलेंज ही है। जी भैया, आपके विचार बहुत अच्छे हैं भैया, और जरूर वो चीजें होगा, लेकिन हमारी जो अपेक्षाएं जिन इंस्टीट्यूशन से है, सबसे बड़ा धोखा भैया यही हो जाता है कि हम लोग बहुत गलत जगह अपेक्षा करते हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। क्योंकि भैया वो इंस्टीट्यूशन किस ध्येय से खुले हैं, वो ज्ञान और नॉलेज प्रसार या उनके इससे कोई मतलब नहीं है। उनके कितने नंबर हो सकते हैं, कितना, वो केवल और केवल बिजनेस पैसे है। तो वहाँ अपेक्षा करना एक ये हमारे लिए एक बेईमानी है। दूसरी चीज भैया, आपने शुरू ही किया था गुरुकुल, तो अगर हमें कुछ ऐसा बदलाव करना है तो गुरुकुल, उस गुरु का कुल हुआ करता था, और उस कुल के जो शिष्य निकलते थे फिर उस चीज को आगे वो बढ़ाते थे। आपकी 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक आपने कहा कि जो शिक्षा है आज का, आज जो सिखाया जा रहा है, हर चीज सिखाया जा रहा है कि ऐसे करना है, वो ज्ञान जबकि सबके अंदर है, वो बस हमें दिशा दिखानी है, वो अपने आप वो प्रकट होगा।
लेकिन आज तो हर चीज जो है वो बस बताई जा रही है, वो इंफॉर्मेशन बस ट्रांसफर हो रहा है। तो वो भैया आचार्य, उस आचरण से जो उसको आचार्य कहते थे, तो उससे जो है बच्चे सीखते थे। और देने का भाव तो भैया ये सारा कुछ तो एक तरह से ये परिवार से ही मिलता है, समाज से ही मिलता है। वो जैसे जैसे जो आप वातावरण दे रहे हैं, जो आप शिक्षा दे रहे हैं, वो बीजारोपण है। वो जब जब बीजारोपण होगा, जैसे होगा, जितनी स्थिति में विकसित होगा उतनी स्थिति में वो करेगा। तो थोड़ा सा आप बेंगलोर में हैं तो आपसे एक अनुरोध करूंगा मैं, आप सर्च करिएगा, वहां पे विद्या क्षेत्र करके है गुरुकुल एक, बेंगलोर में ही विद्या क्षेत्र गुरुकुल है। उसके संचालक मुझे लगता है इस्कॉन के ही है, एक वो है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से संचालन कर रहे हैं उसका। तो थोड़ा सा आपको और भी उस पे भी है ना एक अच्छा वो मिलेगा, तो आप अगर संभव हो तो मिलेगा, विद्या क्षेत्र करके है। आपका लोकेशन कहाँ है बेंगलोर में मुझे नहीं पता, या अगर आपको अगर जाना होगा तो मैं नंबर उनका आपसे कर दूंगा या आपसे वार्ता करवा दूंगा, उस पर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, आज के लिए आज की समय भी हो गया है। और डॉक्टर जोशी साहब ज्वाइन किए थे, नहीं ज्वाइन किए थे? मतलब जोशी साहब ज्वाइन तो किए थे शुरू में, लेकिन फिर चले गए वो, मतलब हमें लगता है ऐसा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं हूँ। हाँ, तो आपकी सामने हूँ जी, तो प्रणाम भाई साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, मैं मैडम की प्रतिक्रिया का। नहीं एक्चुअली मैं यही सोच रहा था, जो आपके पॉइंट्स हैं वो सारे ही बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। और इन्हीं दिशाओं में मिसेज जी हम लोग थ्रू आउट अवर लाइफ काम कर रहे हैं। विद्यालयों में जो प्रोग्राम्स हैं हमने बहुत सारे दिल्ली में किए हैं। मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि अभी आपका नंबर लेकर के आपको मिलूं और हम लोग मिले एक बार। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज फैक्टर है कर्नाटका में, जो ये कन्नड़ लैंग्वेज का और उसका है, वो मेरे ख्याल है 8th 9th 10th ऑनवर्ड्स तो शायद बच्चों में नहीं उसका असर पड़ता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो हम चेंज बच्चों में ला सकते हैं, वो जितने छोटे बच्चों को पकड़ सकें उतना ही ज्यादा उसका असर होता। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम भी बहुत हो गया है। आप मुझे अपना नंबर शेयर कीजिएगा और एक मीटिंग करते हैं भाई साहब, एक बार आइए। या तो हम तो खैर एयरपोर्ट की तरफ हैं, ये जो देवनहल्ली एरिया है, एयरपोर्ट के पास में ही है मेरा घर। तो आप कहाँ रह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। भाई साहब मैं तो जलहाली साइड में रहता हूँ, यहाँ से दूर पड़ता है। और भविष्य में आपका पड़ोसी बन जाऊँ, देवनहल्ली साइड में मैंने एक प्लॉट लिया है, ठीक है। हाँ, लेकिन यही कि बच्चे लोग बनवाएंगे, मैं तो नहीं बनवाऊंगा, बच्चे लोग बनवाएंगे। मिलते हैं, हम लोग बेंगलोर में ही हैं, अभी दिल्ली भी जाना होता है। बट मेरा मानना यह है कि आगे की लाइफ जो है हमारी, मैं तो काफी आपसे काफी उम्र में भी बड़ा ही हूँ। जी, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं भाई साहब। जी। हम लोग क्या हमने किया है कि आप कर रहे हैं, मिलजुल करके 1 से 11 वाली बात होती है। हम लोग किस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये हमारे प्रसून जी हैं, और उधर श्रीवास्तव मनोज जी हैं, और उधर बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमन जी की पार्टी जो ग्रुप है ये दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं। मेरा यही एक बार सुझाव था अमन जी से और अपने ग्रुप में कि अपने अपने एरिया में जो लोग रहे हैं, जहाँ पर हैं, वो आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट करके मेरे ख्याल है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत हो चुका है। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। जी, पूरा हमारा पूरा आपका आशीर्वाद आपका हमको चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके साथ होना चाहिए, और है गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता तो हम नहीं मिलते। और ये जो आज चर्चा आपने एजुकेशन के बारे में की है, नहीं हो पाई। मैंने तो अभी अपने उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी सुबह मैसेज भेजा है कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन करो। टीचर्स भी हमारे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बहुत हैं जो 10th 12th की कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको मैंने सभी कहा, मैंने कहा ये आपके मतलब की क्लासेज हैं, इनको आप अटेंड कीजिए। जी, हमारा क्लास फेलो उधर ही डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल है, तो आज वो शुरू में ज्वाइन किए थे, फिर बाद में आउट हो गए। फिजिक्स टीचर का कुछ था अपना, तो मैं इसलिए ज्वाइन तो वहीं पर वहाँ पर अल्मोड़ा में, हमारा अल्मोड़ा एक डिग्री कॉलेज है। तो मैं हल्द्वानी में गया हूँ, कई बार गया हूँ हल्द्वानी में। जी भाई साहब, फिर बात करते हैं। हल्द्वानी हमारा